बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रौरेमन जानीला और रौरेमन के मालूम है कि हर हफ्ता हम रौरेमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। इसने में से एगो खास जानकारी हम लेके आई वकील चलू जानकारी हमारे बाद में लेब। एखन हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलता है अनुदान। खतरनाक रोगों से बकरियों को बचाने के लिए कराएं टीकाकरण। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसके आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधु निकासी यंत्र, मधुमक्खी छत्ता इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही हैं, जिनमें से एक है मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए उसमें लगने वाले उपादानों जैसे मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी कोलानी एवं मधु निकासी यंत्र इत्यादि की खरीद एवं स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि अनुदान देती है। यदि आपके पाले गए बकरियों में दस्त, खाने में कमी इत्यादि लक्षण दिखे तो ये PPR रोग हो सकता है। इस रोग से ग्रसित हो जाने पर बकरियों का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल होता है। ये रोग पशुओं में ना लगे इसके लिए पशु चिकित्सक उचित समय पर टीकाकरण की सलाह देते हैं। किसान टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए टमाटर के उन्नत प्रभेद स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और अर्का आभा नामक प्रभेदों का चयन करें तो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। ये किस्में मुरझा रोग रोधी होने के साथ ही ज्यादा मात्रा में और गुणवत्ता युक्त फलन देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और अर्का आभा ये नाम है टमाटर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद मुरझा रोग रोधी होने के साथ अन्य पारंपरिक टमाटर के प्रभेदों की तुलना में अधिक उपज देते हैं। 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल की टमाटर की उपज पाई जा सकती है। मटर की खेती हमारे झारखंड में प्रमुखता से लगाई जाती है। जिन किसान भाइयों ने मटर की फसल लगा रखी है उनमें फूल फलियां आने की अवस्था में फसल पर लाही कीटों का प्रकोप होने की संभावना रहती है। इन कीटों से फसल की रक्षा के लिए रोगर या साइपरमेथ्रिन EC नामक दवा का 0.2% का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना लाभकारी होता है। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन में कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन की जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है।
और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो किसान भाई बहन मन, चलो जानकारी को बढ़ा थी। आज के जो जानकारी में लेकर आई, ये बुढ़मू प्रखंड से लेकर आई और आरा ग्राम से लेकर आई। तो यहाँ का जो किसान हैं उनका नाम है किशोर प्रसाद साहू। भाई किशोर प्रसाद साहू का नाम कैसे होला? तो कहे कर मतलब है कि मिश्रित खेती करत हैं। रौरे में तो जानबे करीला कि मिश्रित खेती में का कर खेती होला। आलू, गोभी, बैगन, मटर, टमाटर सब किस्म कर होला। तो चलू हमने जानकारी ले चला थी बुढ़मू प्रखंड और जानकारी लेवा थी। खेती से जुड़े किसान अब इसके जरिए अच्छी आय कमा रहे हैं और साथ ही दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है बुढ़मू के चकमा आरा गांव के रहने वाले किशोर प्रसाद जी। 76 वर्ष के किशोर प्रसाद जी पिछले 14 सालों से खेती कर रहे हैं। इतने लंबे समय में खेती करते हुए इन्होंने खेती के कई विधियों को अपनाया है। आज हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड के आरा गाँव में और हमारे साथ राम किशोर प्रसाद नाम के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेती किसानी के माध्यम से वे अपने जीवन को नई दशा और दिशा देने का कार्य किया है। वो मिश्रित कृषि का कार्य कर रहे हैं और आइए मिश्रित कृषि से इनके जीवन में कितना बदलाव आया है, मिश्रित कृषि किसको कहते हैं, कहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं, किस किस चीज़ की खेती करते हैं, आइए इनसे हम जानते हैं। तो काफ़ी लंबे समय से आप खेती कर रहे हैं। पहले का जो खेती करने का तरीका था और जो आज खेती करने का तरीका है, कितना अंतर महसूस आप करते हैं दोनों में? बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है सर। क्या दोनों में अंतर है? इसलिए कि पहले तो हम लोग हर बैल वगैरह से करते थे, अब साधन मिल गया है, ट्रैक्टर से करते हैं। सारा मशीन उसका उपलब्ध है, दवाई से लेके कीटनाशक से लेके सिंचाई तक सारा व्यवस्था हम लोग अपने अथी से करते हैं। मतलब तकनीक में काफ़ी बदलाव आया। पहले बता रहे थे कि किसान जो है हल बैल से खेती करते थे, उसमें काफ़ी समय भी लगता था और वैसा उर्वरक दे नहीं पाते थे। हर चीज़ में हम लोग को नुकसान होता था। अभी जो तकनीक आया है उससे हम लोग को बहुत बेनिफिट है। अगर हम उत्पादन की बात करें, जो पहले का जो तकनीक था और जो आज के तकनीक में है, उत्पादन में कितना असर हुआ है? उसमें 75% जो 100% में 75% हम लोग को फ़ायदा है। हाँ, कि काफ़ी उत्पादन बढ़ा है। आप बार बार तकनीक की बात कर रहे हैं। जो पहले जो पुराना तरीका था उससे किसान को उतना फ़ायदा नहीं हो पाता था, पूंजी भी लगता था, लेकिन उत्पादन उतना अधिक नहीं हो पाता था। अगर हम नए तकनीक की बात करें तो इन सारे नए तकनीक की जानकारी आपको कैसे मिलती है? कैसे आप जानते हैं कि नए तकनीक के बारे में किस तरीके से खेती करना है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होगी, क्यारी बनाने के लिए कैसे करना है? तो कहाँ से सीखते हैं आप ये? हम लोग टीवी वगैरह का माध्यम से और जगह जाते हैं, कहीं किसान जो खेती करता है उससे भी देख के सीखते हैं। ऐसे हम लोग अपने सब समझ के और खेती करते हैं। अच्छा, हाँ, टीवी और रेडियो के माध्यम से हाँ, से जो वैज्ञानिक है उसी के अनुसार हम लोग भी करते हैं। अपनी जमीन को उपयुक्त और मिट्टी की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए सदा जैविक खेती का सहारा लेते हैं, जिसका असर इनके फसलों पर भी देखने को मिलता है। आज के समय में जब लोग अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा सचेत हैं, ऐसे में मिलावटी और रासायनिक खाद्य पदार्थों से दूर रहने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक अनाजों, दाल, सब्जी और फलों तक का प्रयोग करते हैं। ऐसे में किसानों का जैविक विधि से फसलों और सब्जियों का उत्पादन करना उनके लिए अच्छे बाजार का रास्ता भी खोलता है। हमारे पास 10-11 एकड़ खेत है। 10-11 एकड़ में खेती करता है। कुछ खरीदे हैं खेती के बदौलत। अच्छा। हाँ, नया जब से प्रोग्रेस हुआ है ना तो कुछ खरीदारी भी की है। अच्छा। पहले तो सीमित हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन था, अब 12-13 एकड़ ज़मीन हमारा पर्सनल हो गया। मतलब खेती के माध्यम से इतनी आपकी आमदनी बढ़ी है कि 5 एकड़ से आप 12 एकड़ जमीन बना ली। तो काफ़ी बड़ा आपके पास खेत है, 12 एकड़ ज़मीन आपके पास है। हाँ सर। तो किस किस चीज़ की खेती आप करते हैं? हम लोग भदाई फसल में मकई और जितने ये सब है, कुछ में टमाटर लगाते हैं, कुछ हिस्सा में गोभी लगाते हैं, फूल गोभी हुआ ये है, फिर खीरा लगाते हैं, कुछ में करेला लगाते हैं। ये सब हम लोग लगाते हैं। मुख्य रूप से आप सब्जी की खेती करते हैं? सब्जी खेती हम लोग को विशेष पैसा मिलता है। विशेष पैसा मिलता हाँ। है। अगर हम सब्जी की खेती की बात करें तो खेतों की तैयारी किस तरीके से की जाती है, उसका नर्सरी किस तरीके से तैयार किया जाता है, लगाने की क्या विधि होती है? हम लोग पहले ट्रैक्टर से, रोटावेटर होता है, ट्रैक्टर से पहले जुताई करवाते हैं, उसके बाद रोटावेटर ला के उस ज़मीन को गोबर वगैरह दे के और उसको जुतवा देते हैं और जैविक खाद दे के एक बार छिटवा कर पूरा रोटावेटर से उसको प्लेन करते हैं। उसके बाद उसका दूरी 1 फीट लगा के और टमाटर हुआ चाहे गोभी हुआ 1 फीट की दूरी पर हम लोग लगाते हैं, उसमें जैविक खाद डाल के। इसलिए जैविक खाद डालते हैं कि हम लोग को ज़मीन का उर्वरक बढ़ता है और ज़मीन का मिट्टी सॉफ्ट रहती है और हम लोग को अच्छा बेनिफिट होता है उससे।
खेती के जरिए अपनी सफल पहचान बनाने वाले किशोर प्रसाद जी को हमेशा से ही कृषि कार्य से ऐसा लाभ नहीं मिला कि वे खुश रह सके, लेकिन जब से उन्होंने मिश्रित विधि से खेती को अपनाया है उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और अच्छा आय कमा रहे हैं। शुरुआती दौर की बात करें, जो आपके घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो उस समय गाँव परिवार समाज के लोग किस नज़र से आपको देखते थे? वो है दृष्टि पर देखता था लोग, ये दृष्टि से हाँ, गिरा हुआ दृष्टि से देखता। अब कहता है इससे बड़ा और कोई नहीं है गांव में। अभी फील करता है उन लोग कि खेती से, इसीलिए अब उन लोग भी लग गया खेती में, उन लोग भी इन्वॉल्व हो गया कि इसी के हमारे ही खेती देख के उन लोग भी इन्वॉल्व हो गया। एक ऐसा भी समय था जब गांव के लोग आपको हे दृष्टि देखते थे, और एक ऐसा दौर भी आया कि लोग आपको देखकर जो है खेती का कार्य कर रहे हैं। हाँ। तो मन में कितनी खुशी मिलती है कि जब देखकर आपको बहुत सारे लोग जो है खेती का कार्य कर रहे हैं। हम लोग पूरा परिवार को देख के, उन लोग तो भले जो ईर्ष्या दृष्टि से देखे, लेकिन पूरा गाँव वासी जितना अगल बगल का सब आदमी उच्च दृष्टि से देखता है कि कुछ भी खेती से अच्छा प्रॉफिट हुआ है, अच्छा करना चाहिए। बहुत सारे छोटे मोटे किसान आपके खेत में आते होंगे पूछने के लिए कि किस तरीके से खेती की जाती है, सिंचाई किस तरीके से की जाती है, उन किसानों को आप क्या सलाह देते हैं? हम उन लोग को जो उचित सलाह, जो भी फसल होता है उसका निगरानी करके उचित सजेशन देते हैं कि अभी पटवन का समय है, अभी कोहरा आ रहा है तो उसमें क्या दवाई देना है, किस समय क्या दवाई देना है, वो सब उचित उन लोग का उपाय बताते हैं ताकि उन लोग भी सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन आप गोभी और टमाटर ये सब का जो खेती करते हैं, इसके लिए नर्सरी आप कैसे तैयार करते हैं? नर्सरी हम लोग मशीन एक आया है जो कि वो मशीन से हम लोग पूरा भीठा बना देता है, ज़मीन पूरा प्लाट रहता है, उसके बाद वो आता है पूरा भीठा बना कर उसको अधिक करके बना देता है चारों तरफ, उसके बाद हम लोग खेती करते हैं। खेती के कार्य करते हुए किशोर जी ने अपनी जिंदगी में तो बदलाव लाया ही, साथ ही गांव के दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि किसानों की जो तस्वीर आज तक हम देखते रहे हैं वो अब बिल्कुल बदल चुकी है। सरकार द्वारा कई ऐसी बेहतर योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही है जिसका लाभ लेकर किसान आज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। किसान भाई बहन मन, तो चलू हमरे दोसर जानकारी को और बढ़त ही। आज के जो दोसर जानकारी है ये भी बहुत सुंदर है और लाभप्रद है। कहे कर मतलब है कि मौसम तो रोज में जानबे करीला कि कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात होला, तो बदलते मौसम में पशु मन कर देखभाल कैसे करे के है ये तो जरूरी है। तो इकर जानकारी देवत हैं BAU के जो विशेषज्ञ हैं रविंदर कुमार। तो चलो मेरे सीधे रविंदर जी से भेंट करा थी और जानकारी के लेवा थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा झारखंड पशु प्रधान राज्य है और यहाँ के लोग अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते हैं। बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल किस तरीके से की जाए, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हम आप पहुँचे हैं रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, और हमारे साथ हैं कि वैज्ञानिक डॉक्टर रविंदर कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं। झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में हमारे किसान पशुपालन से जुड़े हैं, जिसमें मुर्गी पालन, सूअर पालन, गाय पालन, बकरी पालन, ये प्रमुख पशु हैं जिनका हमारे कृषि भाई जो है किसान भाई पालन करते हैं और इससे आमदनी करते हैं। अभी जो मौसम बदल रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, तो हम लोग भी उस तापमान में गिरावट से बचने के लिए तरह तरह का उपाय करते हैं। कपड़े पहनते हैं, खान पान में बदलाव करते हैं, रहन सहन में बदलाव करते हैं। तो उसी तरह से हमारे पशुओं को भी देखभाल की ज़रूरत होती है। तो उसमें अभी बदलाव, जो वातावरण अभी जो चेंज हो रहा है, जो तापमान घट रहा है, उस समय हम पशुओं को किन किन तरह से देखभाल कर सकते हैं ताकि उनकी उत्पादन क्षमता या फिर प्रजनन क्षमता में कमी नहीं आए। क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है पशु जो है स्ट्रेस में आते हैं, दबाव में आ जाते हैं। अचानक ठंड बढ़ गया तो पशु बीमार हो सकते हैं, बीमारियां उन्हें जकड़ सकती है और इसका सीधा प्रभाव उसकी उत्पादन क्षमता, उसकी प्रजनन क्षमता पर पड़ता है, जिससे हमारे किसानों को काफ़ी हानि होती है। तो इसलिए अभी 2-3 तरह से किसानों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहला आवास व्यवस्था, दूसरा खान पान की व्यवस्था, तीसरा बीमारियों से बचाव की व्यवस्था। तो हम लोग एक एक करके इसमें बात करें। जैसे आवास व्यवस्था की बात करते हैं तो आवास व्यवस्था का बहुत ही बड़ा रोल है कि अभी जैसे ही ठंड का मौसम बढ़ रहा है, आप देखते होंगे कि रात में 10 बजे, 6 बजे, 8 बजे रात के बाद में आप देखते होंगे तापमान में अचानक गिरावट आती है। तो उस समय हम लोग को आवास का प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। आवास का प्रबंधन में हम लोग को उचित आवास हमारे पशुओं को देना चाहिए। साथ ही साथ जो आवास है उसको अच्छी तरह से कवर करना होगा। काहे कि ठंड के मौसम में ठंडी हवाएं जब हमारे आवास के अंदर आती है तो अंदर का वातावरण काफ़ी गिर जाता है।
अभी देखा जाता है कि जो पशुओं को जो वातावरण मिलना चाहिए, नॉर्मली हम कहते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस उसके आवास के अंदर का तापमान होना चाहिए, लेकिन अगर 10 डिग्री या 8 डिग्री तापमान हो जाए तो निश्चित रूप से पशु जो है बीमार हो जाते हैं, जिसको कहेंगे कि ठंड लग गई। या खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बछड़े होते हैं या सूकर के बच्चे हैं या बकरी के बच्चे हैं, उसमें तो तुरंत ठंड लगने जैसी बीमारी होती है। तो इससे बचाने के लिए आवास का प्रबंधन है। आवास में अभी ठंड के समय में पुआल ज़रूर दें। जो भी आवास में खिड़की दरवाजे हैं उसको अच्छी तरह से शाम के समय बंद कर दें। दिन में जब धूप होती है तो पशु को धूप में ज़रूर रखें। तो इस तरह से छोटे छोटे बदलाव करके हम लोग उसको आवास प्रबंधन से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर छत है, अगर एस्बेस्टस वगैरह का छत दिया हुआ है आवास में, तो उसको काले रंग से पेंट भी कर सकते हैं, जिससे जो धूप होती है तो ज़्यादा सोखे और अंदर का तापमान ज़्यादा गर्म हो। इसके अलावा अगर तापमान, जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, आप देखते होंगे पूरे सीजन में एक सप्ताह या 4 दिन ऐसा आता है जब तापमान 1 डिग्री या 0 डिग्री भी हो जाता है। तो वैसे समय में ज़्यादा पशुओं की मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो वैसे समय में पशुओं को बचाने के लिए आप हीटर की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो और विशेष रूप से जो पशु होते हैं उसके जो छोटे बच्चे हैं उसमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप जो है कि उसमें हीटर की व्यवस्था करें, पुआल की व्यवस्था करें, ठंडी हवाएं घर के अंदर नहीं जाने दें, इसके लिए आप व्यवस्था करें। उसके खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से बोड़े से या प्लास्टिक से बंद कर दें। तो निश्चित रूप से इस बदलते मौसम में जो होने वाली हानि है उससे बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आहार व्यवस्था। आहार व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग ठंड के मौसम में तिलकुट खाना पसंद करते हैं, तिल का चीज़ खाना पसंद करते हैं। ठंड के मौसम में हम लोग और सारा चीज़ जो गर्म चीज़ है उसको खाते हैं। तो उसी तरह से पशु में ठंड के मौसम में देखा जाता है कि पशु में अगर हम लोग संतुलित आहार की कमी होगी तो वैसे पशु में, जो पशु कमज़ोर होंगे, जिसमें संतुलित आहार की कमी होगी, वैसे पशु जल्दी बीमार पड़ते हैं और उसमें बीमारियां होने की संभावना, ठंड लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ठंड के मौसम में संतुलित आहार पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और आहार में एनर्जी जो होता है, एनर्जी वाला फीड, उसको शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप छोवा या गुड़ उसमें आहार में मिला सकते हैं। जैसे आप सूकर पालन है या बकरी पालन है तो उसमें कम मात्रा में उसके आहार में अगर गुड़ की मात्रा मिला दें, मकई की मात्रा को बढ़ा दें, तो ये एनर्जी सोर्स है। ये एनर्जी उसके शरीर में मिलता है, जिसके कारण जो है ठंड से जो है कि प्रकोप से, ठंड के प्रकोप, जब ठंड अधिक भी होगी, अगर शरीर उसका गर्म होगा, एनर्जी होगा, तो वो ठंड से लड़ सकता है। उसी तरह से जो पशु कमज़ोर होंगे, उसमें संतुलित आहार की कमी होगी, वैसे पशु को तुरंत ठंड लग सकती है। तो ये दूसरा चीज़ हो गई कि हम लोग आहार व्यवस्था करके भी ठंड से उसका बचाव कर सकते हैं। इसके साथ पानी की व्यवस्था, साफ़ पानी होना चाहिए। अगर बहुत ठंड है तो आप देखेंगे खास करके जो दूध देने वाली गाय है, अगर वातावरण का तापमान ठंडा है तो पानी भी बहुत ठंडा हो जाता है, उसमें वो पानी पीने में कतराती है, पानी कम पिएगी। जब पानी कम पिएगी तो दूध उत्पादन कम होगा। तो आप कोशिश करें कि हल्का सा उसको गर्म कर दें, मतलब बिल्कुल कनकनी जो मारना कहते हैं उसको मार करके अगर पानी देंगे तो पानी भी भरपूर पिएगी। तो पानी अगर पिएगी तो दूध उत्पादन में भी कमी नहीं होगा। तो ये चीज़ भी विशेष ध्यान देना है। तीसरी चीज़ है बीमारियों से बचाव। अभी देखा जाता है कि जैसे ही वातावरण बदलता है तो हमारा शरीर जो है बिल्कुल दबाव में आ जाता है, स्ट्रेस जिसको कहते हैं। पशुओं में भी ऐसा होता है। तो उसमें जब भी पशु दबाव में आएंगे तो देखा जाता है बीमारियां की प्रकोप जो है वो बढ़ जाते हैं। बीमारियां जैसे सीजन वाइज बीमारियां बहुत सारी, ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियां, जिसमें सबसे प्रमुख है खुरहा चपका रोग, FMD बीमारी, जिसमें देखा जाए गौवंशीय पशु में होता है, मुंह में छाला, पैर में घाव, इस तरह का बीमारी हो जाता है। तो इसके बचाने के लिए आहार, आवास तो ज़रूरी है, साथ ही साथ टीकाकरण अवश्य कर दें। FMD टीका बाज़ार में उपलब्ध है। जो भी गौवंशीय पशु हैं, जिसमें सूकर है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, उसमें FMD का टीका अवश्य लगा दें। इसके साथ साथ इक्टोपैरासाइट, जो बाह्य परजीवी कहते हैं, इसका प्रकोप इस समय बहुत अधिक होता है। ये भी स्ट्रेस, जब पशु कमज़ोर होते हैं तो बाह्य परजीवी ऑलरेडी उसके शरीर पर रहता है, लेकिन वो कुछ हानि नहीं करता है यदि पशु स्वस्थ होते हैं। पशु जैसे ही कमज़ोर होगा, बाह्य परजीवी का प्रकोप होगा, खुजली की बीमारी, बाल झड़ना, ये सब लक्षण दिखने को मिलता है। तो इसके लिए जो है कि बाह्य परजीवी का प्रकोप होता है, उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह लेकर के दवा लें। साथ ही साथ एक और घरेलू दवा है जिसमें करंज का तेल 100 ml, 10 ग्राम कपूर, 10 ग्राम गंधक को अच्छी तरह से मिला लें, बाल के जड़ में लगाएं। एक दिन बीच करके 3 से 4 बार लगाएंगे तो आपको ये बीमारी जो है ठीक हो जाती है।
साथ ही साथ उसके संतुलित आहार पर भी ध्यान देना होगा वायु परजीवी से बचाने के लिए। वायु परजीवी बहुत सारे रोगों का वाहक होता है। अगर वो उसमें कीट और ये पिस्सू ये सब जो होते हैं तो ये दूसरे रोगों को भी बढ़ावा देते हैं। तो इसके लिए जो मलमूत्र आप जो आवास के आसपास है जमा नहीं होने दें, दूर कहीं जा कर के उसको डिस्पोज करें, ताकि जो है कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो नहीं पनपेंगे और बीमारियां नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग जो बात कर रहे थे कि आवास का, आहार का और बीमारियों से बचाव के लिए आप टीकाकरण करें, साथ ही साथ वायु परजीवी से बचाने के लिए आप उसमें डॉक्टर की सलाह लेकर के दवा लगाएं, साथ ही साथ घरेलू दवा का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप अभी बदलते मौसम में होने वाली हानियों से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो बताओ ये दुइयो जानकारी रोरे कैसे लागलक भाई? बेस जानकारी है नहीं। अगर इसन जानकारी कोई रोठीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची, और पिन कोड संख्या जरूर लिखब। पिन कोड संख्या है 834001। रौरेमन से इजाज़त लेवे कर आगे एगो और जानकारी देवे के है कि रौरेमन का जो पसंदीदा कार्यक्रम है कृषि दर्शन, अगर छूट गलक तो परेशानी कर बात न है। रौरेमन अपन यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आप रौरेमन इजाज़त दो मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।